नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मणिपाल का पीओ का पेपर होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। मेनली 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, वैकेंसीज़ की क्या डिटेल्स हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। डिटेल में जो भी पूरा सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। मेन जो पॉइंट होता है यहाँ पे डेस्क्रिप्टिव जो सेक्शन होता है उसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट होता है कि सर क्या आने वाला है, कैसे होगा, कैसे वहाँ पे पूछा जाता है, पेपर पे लिखवाते हैं, ऑनलाइन होता है, क्या होता है। बहुत सारे मेरे पास क्यूरीज आई थी व्हाट्सएप के ऊपर, तो उस हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और फिर आपको कैसे प्रिपेयर करना है और जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर की और क्या इस बार रह सकती हैं उसके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों फेसबुक पे हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है और एक पेज बनाया है, उसको आप लोग ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप और पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी किसी को वीडियो के जो एक नीचे डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे आप लोगों को ग्रुप का और पेज का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एक नंबर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग मेरे से फेसबुक का लिंक मांग सकते हैं, तो मैं वहाँ से आप लोगों को फेसबुक का ग्रुप का और जो पेज का लिंक है वो दे दूंगा, ताकि आप लोगों को जितनी वीडियोस स्टडी मटेरियल भी हम लोग वहाँ पे डालते रहते हैं फेसबुक पे, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को फेसबुक पे मिल जाएगी। तो फेसबुक पे आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए हम लोगों को। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट हुए बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डेट्स बची हुई हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो 1 तारीख से पहले पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए उसका, तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनको सीरियसली बैंकिंग में जाना है और जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर से भर दीजिएगा, क्योंकि IBPS पीओ और दूसरी वैकेंसी से भी ज़्यादा आसान है यहाँ पे लगना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसा कि मैंने पेपर को देखा है, मेरिट्स को देखा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लगना थोड़ा सा ठीक रहता है। पेपर का लेवल IBPS SBI में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चला जा चुका है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी भी लास्ट ईयर का पेपर अगर अपन लोग देखें तो उतना लेवल हाई वो अभी तक लेके नहीं गए हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम की डेट है वो 27 होगी, ठीक है। जो मई का महीना होगा उसके अंदर एग्ज़ाम होगी आपकी, ठीक है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया है वो 1 मई से पहले पहले आप लोग भर दीजिए, फिर 27 को आपका एग्ज़ाम होगा। अदर वैकेंसीज डिटेल दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे वैकेंसीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर कुछ लोग वेबसाइट पे जाएंगे तो उनको वैकेंसीज़ दिखेंगी 400, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। दोस्तों ये वैकेंसीज 400 नहीं है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। ये जो टोटल वैकेंसी आती हैं ये है आपकी 1200, ठीक है। तो कोई भी ये मत सोचिए कि सिर्फ 400 वैकेंसी है, पूरी 1200 वैकेंसी है, 1200 वैकेंसी है, 1200 वैकेंसी है पूरी की पूरी। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 बैच बनेंगे 400 स्टूडेंट्स के। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स के डाउट रहता है कि इसमें लोन होता है, क्या होता है, तो क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बैंक आपको 1 साल का एक कोर्स कराएगा मणिपाल से, ठीक है, जिस कोर्स को अपन PGDM कोर्स बोल देते हैं। उसकी जो फीस होती है वो होती है 3.45 लाख रुपए, यानी कि 3,45,000 रुपये, ठीक है। तो ये पे अमाउंट जो होता है वो आपको पे करना होता है, लेकिन सभी लोग इसको नहीं पे कर सकते। तो यहाँ पे बैंक ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ पे जो बैंक है वो आप लोगों को बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे, जो कि है 8% की रेट के ऊपर यहाँ पे आपको लोन देगा, और उसको धीरे धीरे करके 7 सालों के अंदर वो आपकी सैलरी में से, जो जब आपको मिल जाएगी तो आपकी सैलरी में से वो डिडक्ट करता जाएगा। तो ये कोई भी मतलब ऐसा नहीं है बड़ी दिक्कत है। 5 से 6 हज़ार रुपये आपके मंथली कटते रहेंगे, और जैसे आपकी सैलरी है 40,000 रुपीज़, तो आपको 35 तो मिलेंगे। जॉब नहीं होने से तो अच्छा है, ठीक है। तो बैंक आपको लोन देगा, वहाँ पे रहने का पूरा देगा, स्टाइफंड भी देगा वहाँ पे, ठीक है, मंथली। तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये जो लोन है ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको बैंक देता है लोन, एकदम से अच्छी इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, कोई उसमें ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है आप लोगों से, और फिर 7 साल में धीरे धीरे करके आपको जॉब दे देगा, और उसके बाद में PO बनने के बाद में धीरे धीरे करके आपसे रिकवर कर लेगा। और वैकेंसीज भी पूरी 1200 है, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये जो प्रोग्राम फ़ी वगैरह है इसमें आपको नहीं उलझना है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी अपने आप लोग एग्ज़ाम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है।
अब पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम के बारे में बात है, कोई प्री यहाँ पे नहीं होता है। देखो 1200 वैकेंसीज़ पे आजकल कोई एग्ज़ाम ऐसा रहा लगभग मेरे हिसाब से नहीं रहा है कि जो प्री एग्ज़ाम नहीं लेता हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जीए अच्छा होता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस अच्छा होता है, लेकिन वो कभी मेंस तक ही नहीं पहुँच पाते हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। अभी भी डेट बची हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं 1/5 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे करके आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, आराम से ये पेपर निकल सकता है, ठीक है। इसमें कोई प्री नहीं है, डायरेक्ट एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी के थ्रू यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50 मार्क्स का इंग्लिश आता है, 50 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड आता है, 50 का यहाँ पे रीजनिंग आता है, 50 का जीए आता है, ठीक है। तो ये आपके जो टोटल मार्क्स हो गए ना, ये हो गए 200, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का, ठीक है। तो पहले 2 घंटे में आप लोगों को पेपर खुल जाएगा, आप किसी भी सेक्शन को कितने भी टाइम में कीजिए, ठीक है, और 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके बाद में जैसे ही आपका ये टाइम ख़त्म होता है, आपके बाद में आपका डेस्क्रिप्टिव टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और ये टेस्ट ऑनलाइन ही होता है, आपको कीबोर्ड के ऊपर टाइप करना होता है, ठीक है। तो आपको मैं इसकी प्रैक्टिस के भी बता दूंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन से टॉपिक्स करने हैं डेस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। ये जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बड़ी डिटेल के अंदर चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में, डरना नहीं है कि डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ये होगा, कुछ खास नहीं होता उसके अंदर, आप लोग आराम से कर सकते हैं, मैं आपको डिटेलिंग में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 सेक्शंस होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, उस बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की, ठीक है। तो सबसे पहले 18 से 20 क्वेश्चन तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के मिला के आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में से 4 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इनइक्वलिटीज़ के यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं जहाँ पे ये मार्क कर रहा हूँ उसका मतलब ये स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन के 0 से 3 क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। सिलोग्स के यहाँ पे 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं। इनपुट आउटपुट के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। रैंकिंग डायरेक्शन के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक्स जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, ये सारे स्कोरिंग टॉपिक है। मतलब पजल और सिटिंग अरेंजमेंट भी स्कोरिंग है, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको लास्ट में करना है, ठीक है। सबसे पहले बाकी सारे टॉपिक अटेम्प्ट करो, फर्स्ट प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को देनी है, इनमें जो आपका अच्छा हो उनको दे दीजिए, ठीक है। और बाकी जो ये हैं इनको आप लोगों को लास्ट में करना है। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इनइक्वलिटीज़, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और सिलोग्स, इन चीज़ों के ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके चैनल पे देख लीजिए। अगर आपने हमारा इनइक्वलिटीज़ का, सिलोग्स का, कोडिंग डिकोडिंग का वीडियोस देख लिए तो मैं हार्डली मैं बता रहा हूँ, अगर इनइक्वलिटीज़ का अगर किसी ने हमारा वीडियो देखा है तो 1 से 2 मिनट में 5 के 5 क्वेश्चन कर देगा और एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं और वीडियोस भी बनाने वाला हूँ 1-2 इनइक्वलिटीज़ की, लेकिन जो पहले वाली वीडियो है वही सफिशिएंट है एग्ज़ाम के अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये जो टेक्निक्स मैं यहाँ पे वीडियोज़ में बताता हूँ वो बहुत ही यूनिक टेक्निक्स होती हैं और जो टाइम लिमिट है उसको ध्यान में रखकर मैं आप लोगों को सारे वीडियोस बनाता हूं। तो आप लोग इन टॉपिक्स के एक बार वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो सेव हो जाए अच्छी टेक्निक से, अगर आप लोग सोल्व करेंगे एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। दोस्तों डीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक डीआई से पूछा जाता है, ठीक है। नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन, फिर सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन। दोस्तों ये जो चारों टॉपिक्स हैं इनके मैं वीडियोज़ ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। ये जो डीआई के डिटेल में वीडियो नहीं डाले हैं, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन टिप्स है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला है। दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, थोड़ी टाइम शॉर्टेज चल रही है, नहीं तो मैं इसको डिटेल में बनाया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीआई का, ठीक है। लेकिन जो जितना लिमिटेड टाइम था मेरे पास उस टाइम के अंदर मैंने डीआई के लिए जो कैलकुलेशन टिप्स थी वो मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, ठीक है। नंबर सीरीज़ के यहाँ पर आपको 2 लेक्चर मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन के 3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2। तो ये जो 6-7 वीडियोज़ हैं और एक वीडियो आपका यहाँ पर डीआई का, तो ये वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, आपके टाइम लिमिट के अंदर सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, बस मेन पॉइंट वही है ये रिकमेंड करने का। उसके बाद में दोस्तों ये यहाँ पे अर्थमेटिक्स के सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, सभी से 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे आने वाले टाइम में चैनल के ऊपर, लेकिन एक बार आप लोग इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर्स हैं बाकी बैंक्स के पेपर्स के और जो IBPS
2016, ठीक है। और बीओबी का जो अपना पेपर हुआ था 2016 का, एसबीआई का जो हुआ था, ठीक है, 2016 का, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। ये जो सारे पेपर्स हुए हैं ये मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोगों को नेट पे मिल जाएंगे, आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। तो वहाँ से इन सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेना, एक बार जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको आप लोग तैयार कर लेना, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बाकी जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो हैं आपके ये जो मैंने ऊपर बता दिए हैं आपको, ये वाले चारों टॉपिक, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर अटेम्प्ट करने की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूँगा कि सबसे पहले आप लोग सिंप्लीफिकेशन को अटेम्प्ट करो, 2 नंबर पे क्वाड्रेटिक को, 3 नंबर पे फिर आप नंबर सीरीज़ को, 4 नंबर पे डीआई को, और उसके बाद में बाकी जो भी टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करिए। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। दोस्तों, बीओबी का एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो आप लोग ये बात तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि जनरल अवेयरनेस के साथ आप लोगों को 0% कॉम्प्रोमाइज़ करना है। यानी कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि हो सकता है आप 1 मिनट कोई मैथ्स के क्वेश्चन में दें, हो सकता है वो सॉल्व ना हो और आपका टाइम ख़राब हो जाए। लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जो आप 15 मिनट, ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 15 मिनट में मोर देन 40 नंबर आप लोग स्कोर कर सकते हैं। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं, मैं कुछ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आधे नंबर जो सिलेक्शन के लिए लगभग 100 के आसपास नंबर चाहिए, एक फॉर एग्जांपल 100 से 2-3 नंबर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो आप लोग 40% के आसपास जो स्कोर है वो सिर्फ जनरल अवेयरनेस से कर सकते हैं, आपको किसी और सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप लोग परफॉर्म कर जाएंगे बाकी सब्जेक्ट में तो आपको सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। किसी की अगर इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, वो इंग्लिश में अच्छा नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो जनरल अवेयरनेस को इतना अच्छे से तैयार कर ले कि अगर उसके इंग्लिश में अगर पासिंग मार्क्स भी आते हैं और क्वांट और रीजनिंग कर देता है ठीक से, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बहुत लोगों को ये दिक्कत रहता है कि सर पढ़े कैसे, कहाँ से पढ़ें, तो इस बारे में आपको डिटेल बताऊँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आता कहाँ से। बैंकिंग के 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग का मतलब है जो लास्ट 3 मंथ है ना, ठीक है, यहाँ पे जो बैंक्स की जो न्यूज़ है ना, वहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बैंक्स की न्यूज़, फाइनेंस की न्यूज़, इन सारी न्यूज़ से, ठीक है। बैंक रिलेटेड करंट अफेयर 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बैंकिंग और बैंक रिलेटेड करंट अफेयर अवेयरनेस में, जैसे कोई बैंक का जो कोई सीईओ चेंज हो गया, कोई डायरेक्टर चेंज हो गया, वो तो करंट अफेयर। बाकी बैंकिंग में जैसे कोई रेट वगैरह चेंज हो गई, कुछ और रेपो रेट में चेंज हो गया, कुछ आरबीआई ने कोई नई पॉलिसी लाई, तो वो सारी बैंकिंग के अंदर आपका आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका आ जाता है। यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन आपके टोटल मिला के यहाँ से पूछ सकता है वो। इसके अलावा जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, बैंकों को छोड़ के भी जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आरबीआई हो गया, यहाँ पे आपका जैसे फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हो गया, उसमें कोई सेक्रेटरी का पद के ऊपर किसी को नया बिठाया है, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये सारी चीज़ें न्यू अपॉइंटमेंट्स में आ जाती हैं, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस होती रहती है, ठीक है। ये इवेंट्स कहाँ होते हैं और इसकी थीम क्या होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पूछ सकता है। दोस्तों इसको नोट करते चलिएगा बारीकी से, और ये पॉइंट्स मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप लोगों को, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख के चलना है। इसके बाद में इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज़। बिजनेस न्यूज़ का मतलब कोई प्राइवेट कंपनी ने किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी को खरीद लिया, किसी ने शेयर बेच दिए, ठीक है, किसी की इकोनॉमी डाउन हो गई, कितना फ्लक्चुएशन आ गया, जीडीपी क्या चल रही है, तो ये सारी जो न्यूज़ हैं वो इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज़ में आती हैं। तो इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। स्पोर्ट्स में से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो जो स्पोर्ट्स के लेटेस्ट न्यूज़ है, किसने कौन सा टूर्नामेंट जीता है, ठीक है, और बाकी क्या क्या चल रहा है, किसको मतलब कोई अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी स्पोर्ट्स में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स पे आगे, बाकी पे आगे, जैसे अभी पीछे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, तो उन अवार्ड्स के बारे में आप लोगों से पूछ सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 1 नंबर, ये तो ये मानो आपको फ्री का है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस 15-20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इतने 5-10 बैंक के इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ से एक का हेडक्वार्टर पूछेगा आपसे कि एक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जैसे आपको पूछ लिया, ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जैसे वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो ऐसे आपसे एक क्वेश्चन वहाँ से पूछने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन ये आता ही आता है। डेज का मतलब कौन से दिन कौन सी जयंती आ गई, या फिर वुमेंस डे आ गया, या फिर कोई भी दिन जो लास्ट 3 महीने के हैं, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स एग्ज़ाम के और एग्ज़ाम वाले दिन के आगे के जो 3 महीने हैं,
ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ। ठीक है, उन चीज़ों में से आपको एक डे पूछ लेगा, कोई एक दिन दे देगा कि इस दिन को कौन सा डे मनाया जाता है, या फिर कोई वुमेंस डे किस दिन मनाया जाता है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे पूछ लेगा। ठीक है, अब इसके बाद में मिसलिनियस में से 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन ये कैसे तैयार करने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंट्री और करेंसी पूछेगा, एक कंट्री किसी भी कैपिटल और करेंसी पूछेगा कि इस, जैसे पूछ लेगा कि रशिया की करेंसी कौन सी है, वहाँ की कैपिटल क्या है, चाइना की करेंसी कौन सी है, वहाँ की कैपिटल क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ सकता है। सीएम और गवर्नर, ठीक है, स्टेट्स के जो सीएम और गवर्नर नए बने हैं, जो हैं, उनकी कोई बात नहीं करेगा। जो नए बनते हैं ना, जो नए अपॉइंटमेंट होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस आता है। बैंक्स के जो हेडक्वार्टर हैं, जितने भी अपने इंडिया के नेशनलाइज बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, सभी के हेडक्वार्टर्स आपको याद करने, वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। डेज के बारे में मैंने बात करती है, डांसेज एंड डैम्स, ठीक है, और पावर प्लांट। अगर कोई डांस जैसे किसी भी स्टेट का कोई कल्चरल डांस है, ठीक है, वो वहाँ की आइडेंटिटी है एक तरह से, वहाँ पे मतलब बहुत फेमस है, तो उस डांस के बारे में भी कुछ पूछ सकता है कि ये डांस कहाँ पे मतलब परफॉर्म किया जाता है, या फिर किस स्टेट से रिलेटेड है। इसके अलावा डैम्स और पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। डैम्स और पावर पॉइंट, ये पावर प्लांट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पावर प्लांट्स और डैम्स वैसे तो बहुत है हिंदुस्तान में, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहे हैं लास्ट 3 महीने में, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। जो लास्ट 3 मंथ्स की न्यूज़ में जो कंट्रीज चल रही हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जानने वाली ये बात है कि लास्ट 3 मंथ, ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स, यानी कि लास्ट 3 मंथ्स में से जो कंट्री आपके उसके न्यूज़ में चली हैं, जो सीएम गवर्नर नए नियुक्त हुए हैं, जिन बैंक की न्यूज़ में बात हो रही है, जिन डेज़ की न्यूज़ में बात हो रही है, जिन डैम्स और पावर प्लांट की न्यूज़ में बात हो रही है, उनका वो कहाँ पर हैं, कौन है, जैसे सीएम गवर्नर कौन बना है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेन फोकस करना है लास्ट के 3 महीने के ऊपर। ठीक है, मेन फोकस लास्ट के 3 महीने पे, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे तो आप लोग कंट्री के करेंसी और कैपिटल कब तक याद करेंगे, बहुत हैं, 200 हैं, पता नहीं कितनी है। ठीक है, याद करते रहो उनको। ठीक है, लेकिन जो न्यूज़ में 20 या 30 कंट्री लास्ट 3 महीने में चली है, क्वेश्चन वहीं से आएगा। बुक्स एंड ऑथर में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। बुक्स एंड ऑथर भी हर महीने पता नहीं कितनी बुक्स रिलीज होती है, लेकिन जो फेमस पर्सनैलिटी है, जैसे लास्ट टाइम किसी एग्ज़ाम में शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी आई थी एक, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि वो फेमस पर्सनैलिटी है। ठीक है, एक सानिया मिर्जा की एक बायोग्राफी आई थी, एस एन ओड्स, ठीक है, उसके बारे में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है ना, उनकी जब बायोग्राफी आती है, या फिर वो किसी बुक को लिखते हैं, या फिर कोई ऐसी बुक होती है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। बाकी तो पता नहीं कितनी बुक्स होती हैं, तो आप लोग इसके ऊपर ही फोकस करना है। गवर्नमेंट्स की स्कीम में से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 3 महीने में जो गवर्नमेंट्स ने स्कीम निकाली है, वो सारी आप लोगों को पढ़नी है, उनको डिटेल में पढ़ना है। समिट्स ऑपरेशन एंड कमेटीज़, कुछ इश्यूज़ पर गवर्नमेंट कमेटीज़ बनाती है कि ये कमेटी है, इसका हेड ये है। ठीक है, तो वो कमेटीज़ के नाम आते हैं और पूछता है कि इसका हेड कौन था। ठीक है, किस इश्यू पे बनाई गई थी। कोई ऑपरेशंस का मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन किया, ऑपरेशन का मतलब किसी इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऑपरेशन हुआ, या फिर किसी ने किसी पे हमला किया। ठीक है, या फिर समिट्स हुए। समिट्स का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक जगह इकट्ठी हो गई, सारी कुछ देश इकट्ठे हो गए, किसी पॉइंट्स के ऊपर बात कर ली उन्होंने, तो इसको समिट्स बोलते हैं। तो ये समिट्स होते रहते हैं, कभी दिल्ली में, कभी कहीं पे डिफरेंट समिट डिफरेंट टॉपिक्स पे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुए, किस टॉपिक के हुए, और उसकी थीम क्या थी। मेन इंपॉर्टेंट थीम पे भी आजकल क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, उसकी थीम क्या थी, तो उस बारे में आप लोगों को बात करनी है। जीडीपी प्रेडिक्शन रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस ऑफ इंडिया, यानी कि जीडीपी प्रेडिक्शन, वर्ल्ड बैंक जीडीपी क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री क्या जीडीपी प्रेडिक्ट कर रही है, बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या जीडीपी प्रेडिक्ट कर रही है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चंस आती हैं। दूसरा जो रैंकिंग होती है, जैसे फोर्ब्स एक मैगजीन है बहुत बड़ी, फॉर्चून एक मैगजीन है बहुत बड़ी, ये क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज़ को और जो अलग अलग लोगों को भी, कई बार सबसे अमीर कौन है, एक्टर्स में सबसे अमीर कौन है, ठीक है, कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा इस टाइम पे चल रही है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो एक रैंकिंग निकालती है, इंडेक्स निकालती है। करप्शन में सबसे ज़्यादा किस कंट्री में करप्शन है, इंडिया की रैंक उसमें क्या है, टॉप पे कौन है, तो ये सारी चीज़ें वो रैंकिंग निकालती है। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज़ पढ़नी है, इंडिया की रैंक क्या है और टॉप किसने किया है।
ठीक है, इन दो चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर सारा नहीं पढ़ना कि 50 लिस्ट निकाली तो 50-50 नहीं, सिर्फ इंडिया की रैंक क्या है और जो टॉप किस कंट्री ने किया है, ठीक है, वही आपको इंडेक्स में पढ़ना है। और जीडीपी प्रेडिक्शन 2-4 संस्था है, वो लोग जीडीपी प्रेडिक्शन निकालते रहते हैं, तो वो आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों 2 या 3 न्यूज़ यहाँ पे आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस, ठीक है। डिफेंस में जैसे युद्ध अभ्यास होते हैं, किसी देश के साथ इंडिया ने युद्ध अभ्यास किया तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है, कहाँ पे हुआ वो जगह होती है। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को याद करनी होती है, इसी से क्वेश्चन पूछता है। इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, इसरो ने कौन से रॉकेट का नया परीक्षण किया, कौन सा, मतलब जो भी न्यूज़ हैं ये वो यहाँ पे आती रहती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस से। मैंने फॉर एग्जांपल आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे को एक्चुअल में पढ़ना क्या है। नहीं तो जीके बहुत ब्रॉड है, इसमें पढ़ते रहो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये सारे 16 पॉइंट हो गए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूँ। इंटरनेट पे कोई भी 2 वेबसाइट ले लीजिए, कोई भी 2 वेबसाइट ले लीजिए, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर बहुत वेबसाइट्स पे चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैगज़ीन आती है बीएससी की। लास्ट 3 महीने के एग्ज़ाम से पहले वाले 3 महीने के लिए बीएससी की मैगज़ीन खरीद लेना, वहाँ से जीके पढ़ लेना। हार्डली कोई क्वेश्चन वहाँ से बाहर जाएगा, लगभग क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके है उसको आप लोगों को, जो मैंने इसमें पॉइंट्स बताए वो नेट पे सर्च करके आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, या फिर स्टैटिक जीके का मैं आपको कैप्सूल भी दे दूँगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मैं एसबीआई के लिए भी 15 से 20 क्लासेज करने वाला था ऑनलाइन, लेकिन नहीं कर पाया किसी वजह से। तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि एक जीके के लिए आपके लिए थोड़ा सा मटेरियल मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए तैयार कर दूँगा, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम को थोड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ और कोई भी एवरेज स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकता है। इंग्लिश में बात करें तो वही जो हर बार सिलेबस में रहता है, ठीक है। एक पैसेज आता है 10 मार्क्स का, क्लोज टेस्ट 10 मार्क्स के, फ्रेज रिप्लेसमेंट 10 मार्क्स के, पैरा जंबल 5 मार्क्स के, फिल इन द ब्लैंक्स में डबल फिलर 5 मार्क्स के और एरर स्पॉटिंग 10 मार्क्स के, ठीक है। तो इंग्लिश जिनकी कमज़ोर है, एटलीस्ट मतलब इतना तो इंग्लिश सबको लगभग आता है कि एक बार आप लोग एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अगर नहीं आप लोगों को इंग्लिश आता है ना, तो आप लोग पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करके चलिए। अभी आपके पास टाइम है, प्रीवियस ईयर को वो प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, इंग्लिश में मार्क्स लाने के लिए वोकेब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ग्रामर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वोकेब तैयार कर लीजिए, ठीक है। वोकेब के लिए मैं जल्दी ही वीडियोज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप लोग जो डेली बेसिस पे जो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस कोई भी अखबार अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से डेली के वोकेब आप लोग पढ़ लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, उनकी मीनिंग नेट से देख लीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को वोकेब तैयार हो जाएगी। जब आपकी एक बार 2-3 हज़ार वर्ड की वोकेब एकदम से माइंड सेट में बैठ जाएगी ना आपके, उसके बाद में आपके क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये चीज़ें तो आप लोग मतलब आराम से कर लोगे। और जो 2 क्वेश्चन एनोनियम सिनोनियम्स के रीडिंग कंपैरिजन में आते हैं वो भी आप लोग इजीली कर लोगे, ठीक है। तो वोकेब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्टूडेंट पास नहीं हो पा रहा है या फिर सर बड़ी दिक्कत आ रही है, तो अगर आपको 15 से 20 नंबर चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट, ज़्यादा भी आराम से आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन अगर 15 से 20 नंबर भी चाहिए तो सिर्फ वोकेब आपको, अकेला वोकेब भी इतने नंबर दिला सकता है, ठीक है। तो आप लोग वोकेब के फोकस कीजिए। जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, रट लीजिए वोकेब को आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव सेक्शन की। यहाँ पे दोस्तों ऐसे आता है, एक लेटर आता है। ऐसे में पिछली बार बड़ा डाउट था कि वर्ड लिमिट क्या है, तो ठीक है, तो मैंने इस बार एग्जैक्ट आपको यहाँ पे डाटा दे रहा हूँ। 250 वर्ड में आप लोगों को ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अब इसमें डाउट होता है सर मुझे कैसे पता चलेगा 250 वर्ड है या कितने वर्ड है। तो दोस्तों वहाँ पे ऊपर जैसे ही आप लोगों के लिए एक बॉक्स खुलेगा, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, ठीक है। इस बॉक्स में आपको लाइन से टाइप करते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर काउंटिंग होगी 250, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप वर्ड लिखते जाएंगे वो नंबर काउंटिंग कम होती चली जाएगी, 125 ऐसे कम होती चली जाएगी, या फिर 0 से भी स्टार्ट हो सकती है और बढ़ते हुए 250, 300 ऐसे बढ़ती जाएगी वो। तो यहाँ पे एक नंबर काउंटर लगा होगा जो आपको एग्जाम में ये बता देगा कि आपने कितने वर्ड टाइप कर लिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने इतने वर्ड टाइप कर लिए। 250 वर्ड के अंदर आप लोगों को अपनी जो बात है वो लिमिटेड वर्ड्स के अंदर बेस्ट से बेस्ट तरीके से करनी होती है। ऐसे के अंदर थोड़ा अगर आप 20-30 वर्ड ज़्यादा या 10-15 वर्ड कम भी लिखते हैं तो उसमें भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी बात है वो फैक्चुअल होनी चाहिए और अच्छे से प्रेजेंट की हुई होनी चाहिए।
जो टॉपिक थे लास्ट टाइम वो पेड न्यूज़, ठीक है, ऐसे ऑन फेस्टिवल सेलिब्रेशन एंड नेशनल इंटेग्रिटी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे टॉपिक्स दो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट ईयर के ये टॉपिक्स थे, ठीक है, ऐसे के। तो ऐसे ही जो करंट इश्यूज़ पे जो टॉपिक्स अभी चल रहे हैं उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर इस बार ऐसे राइटिंग आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं एक लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोगों को टॉपिक्स की हेल्प मिल जाएगी। लेटर राइटिंग की अगर अपन लोग बात करें तो 150 वर्ड्स के अंदर आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है। हाँ, ऐसे जो होता है आपका वो 30 मार्क्स का होता है और जो लेटर होता है वो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम लेटर आए थे उसके जो टॉपिक थे, देखो दोस्तों, एक जो लेटर है वो तो एडिटर को लिखना आएगा, न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना एक लेटर आएगा। मैंने पिछली बार जब बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने 15 दिन पहले ही वीडियो डाल के ये बोल दिया था कि एक जो लेटर है न्यूज़पेपर एडिटर को ज़रूर आएगा, और एग्ज़ाम में आया भी था, और हर शिफ्ट के एग्ज़ाम में आया था। तो ये इस बार भी आएगा, ठीक है। इनको ये वाला लेटर तो एक देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी संभावना है, बस इसके भरोसे ही नहीं रहना है, लेकिन 90% संभावना है आने की, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन इश्यूज़ इन फेस्टिव सीजन्स, ठीक है, ये एक न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को साइबर क्राइम से रिलेटेड एक लेटर लिखना आया था, ठीक है, ठीक है। सम स्पेस आप लोग न्यूज़पेपर के अंदर व्यूअर्स के ओपिनियन को भी दो कि व्यूअर्स क्या सोचते हैं किसी पॉइंट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, तो उसके लिए आप थोड़ी जगह व्यूअर्स के लिए भी दो न्यूज़पेपर में, ठीक है। लेटर टू यूएन रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स इश्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3-4 लेटर यहाँ पे आए थे। इसके बारे में मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम में डेस्क्रिप्टिव पे एक वीडियो मैंने बनाया था, इस बार मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को डेस्क्रिप्टिव के लिए कुछ टॉपिक्स के ऐसे और लेटर लिखे हुए मैं ऑलरेडी आप लोगों को दूंगा, तो उसकी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन होता है इसमें कई लोग इस सेक्शन को देख के तैयारी नहीं करते हैं, फॉर्म फिल या डेस्क्रिप्टिव होगा मेरे से नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से तैयारी करोगे तो डेस्क्रिप्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एटलीस्ट आपकी मेरिट तो क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि 20 नंबर का तो लेटर आता है। लेटर में तो ऐसा जुगाड़ बताऊंगा आपको कि सीधा वही टाइप करना है वहाँ पे जाके, ठीक है। और ऐसे के अंदर आप लोग अगर कंटिन्यूसली 15-20 आर्टिकल पढ़ लेंगे, मैं रिकमेंड कर दूंगा आप लोगों को, तो वहाँ से आपका ऐसे राइटिंग भी हो जाएगा। तो डेस्क्रिप्टिव सेक्शन से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत इतना भी कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ये आराम से इजीली हो जाएगा। दोस्तों ये पॉइंट्स में हर एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को मेरे पहले वाली वीडियोस में भी देखा होगा, मैं हर बार बोलता हूँ, जो नए लोग हैं उनके लिए बता देता हूँ कि प्रॉपर प्लानिंग आप लोगों के पास होनी चाहिए। जीके से आप लोगों को अपडेट रहना है, ठीक है। जीके को वेपन की तरह यूज़ में लेना है, मैंने पहले ही बता दिया कि जीके आपका हथियार है जिससे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए पेपर के अंदर भी, पेपर के बाद भी, ठीक है। मॉक टेस्ट के साथ ट्रायल करो, बार बार में देखो कि कौन सा सेक्शन में पहले करूँ बाद में करूँ, कहाँ से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। हर किसी की एक वीकनेस होती है और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे और उसमें सॉल्यूशंस को देखेंगे, यार कहाँ गलती कर रहा हूँ कहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहीं से पता चलेगा। टाइम पे रिवीजन करते रहो, परफॉर्म लाइक ए हीरो। ये मत सोचो कि यार 400 हैं 1200 हैं कितनी वैकेंसीज हैं, अगर आपने पेपर अच्छे से किया है, प्रॉपर तैयारी की, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर डाइट और टेंशन फ्री। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, फिर आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। टेंशन लेके रखेंगे तो भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आपको एकदम फ्री होकर तैयारी करनी है, आपका इजीली यहाँ पे हो सकता है सिलेक्शन। आप लोग बस लगे रहो, तैयारी करते रहो। कुछ की पॉइंट्स हैं जो ये भी मैं हर बार बताता हूँ, इसमें एक मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो टेस्ट है ना वो आप लोगों को एकदम रियल एग्जाम की तरह देने। कुछ लोगों ने डिसाइड कर रखा होता है यार हर संडे को टेस्ट देना है, लेकिन वही बस सीरियस नहीं लेते हैं, उसको अच्छे से नहीं लेते हैं। कुछ लोग टेस्ट देने के बाद में उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ अगर आपको 2 घंटे टेस्ट देने में लग रहे हैं तो उसके बाद कम से कम 3 घंटे तक आप उसका एनालिसिस करो, उसके सारे क्वेश्चंस को दोबारा सोल्व करो। आप देखो कि मैंने गलती कहाँ कहाँ पे की, क्या मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या किस टॉपिक में मैं कमज़ोर हूँ, कहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप लोग देखिए, उसके बाद ही आप लोग एग्ज़ाम में जाइए, ताकि वहाँ पर आप लोगों को पता रहे कि मेरे को कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सा टॉपिक पहले करना है, किस में मैं टाइम कंज्यूम करता हूँ, किस में जल्दी कर लेता हूँ, सारी चीज़ आपको पता रहेगी। तो एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले जाने से पहले दे के जाइए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले मैं कुछ बताता हूँ। फेसबुक का जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है कि आप लोग फेसबुक पे लाइक कर लीजिए और ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने शायद मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा मैंने आपको नंबर दिए या नहीं दिए, तो मैं एक बार यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है।
जिन लोगों ने नहीं नोट किया वो लोग ये नंबर नोट कर लीजिए, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को फेसबुक का लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक अगर मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता डिस्क्रिप्शन से कैसे लिंक पे जाना है, तो वो लोग मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों को जो फेसबुक का ग्रुप है और पेज का लिंक भेज दूँगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों ने पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए स्पेशल वो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो जाते रहेंगे और मेल जाता रहेगा आप लोगों के मेल ID के ऊपर। जिससे कि क्या होगा कि कोई भी हम लोग नया वीडियो डालेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, वो आप लोगों को मिल जाएगी। फेसबुक पेज के ऊपर मैं स्टडी मटेरियल भी ये वहाँ पे शेयर करता हूँ, और जो नई वैकेंसीज आती है उनकी डिटेल्स भी वहाँ पे मैं टाइमली शेयर कर देता हूँ कि आपको ये फॉर्म भर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोगों को ये देखनी है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलते रहें। अब अपन लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल कट ऑफ के बारे में, OBC और जनरल के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, एक मेरिट रखी जाती है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। जो उस मेरिट को क्रॉस करता है उसी का ही जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जो डेस्क्रिप्टिव जिसको अपन बोलते हैं, डेस्क्रिप्टिव, ठीक है, उसकी जांच होती है। यानी कि ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट और ये आपका डेस्क्रिप्टिव हो गया। जिन जिन लोगों के ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर 103 मार्क्स आए किसमें, OBC कैटेगरी में, और 106.75 मार्क्स आए जनरल कैटेगरी में, उनके जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है वो चेक हुए। चेक होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए थे वो OBC में 15 मार्क्स चाहिए थे, और जो जनरल थे उसमें 17.5 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। जिनके ये मार्क्स आए वो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट को इंडिविजुअली सेक्शन वाइज क्वालिफाई कर गए। उसके बाद में जो टोटल मार्क्स थे 250 में से, कितने में से, 250 में से जो OBC की थी वो 131.75 थी, और जो जनरल कैटेगरी की थी वो 138.25 थी। तो नियर अबाउट 50%, 55% के आसपास ये मेरिट रहती है। आपको आधे नंबर के आसपास लेके आने हैं तो आपका इजीली हो जाता है। GD और पर्सनल इंटरव्यू की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको इंडिविजुअल मेरिट सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। OBC की जो रीजनिंग की थी वो 10.75 थी, और जो जनरल की थी वो 15.25 थी। इंग्लिश की 9.5, 14.5, ठीक है, और 10.25 और 14.75 जनरल अवेयरनेस की, और एप्टीट्यूड की 8 मार्क्स और 11.7 मार्क्स। ये सारी यहाँ पे इंडिविजुअल मेरिट थी। इसके बाद में जो GD होता है 50 नंबर का, उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 17.5 थे, ठीक है, और जनरल के लिए थे वो 20 थे। और उसके बाद में जो पर्सनल इंटरव्यू हुआ था उसमें भी सेम यही मेरिट थी जनरल और OBC के लिए। अब ये सारा प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, टोटल मिला के 100 में से इन मार्क्स को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या था कि 400 के 2 बैच थे, ये एक 400 का बैच था, ये एक 400 का बैच था, ठीक है। तो पहले बैच की जो OBC की मेरिट थी 100 में से जो सारे मार्क्स आए थे आपके 250 प्लस जो 100 GD, और उसके 350 में से जो मार्क्स आए थे उसको नॉर्मलाइज करके 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद में OBC वालों के लिए 61.42, ठीक है, और जो जनरल थी वो 65.44। उसके बाद में जो 2 मार्क्स यहाँ पे कम हो गए और 1-2 मार्क्स यहाँ पे कम हो गया। और जो अगला बैच आया, बैच नंबर 20, उसके लिए ये 2 मेरिट और डिसाइड हो गई। इसके बाद में दोस्तों इस बार यहाँ पे एक कॉलम और आएगा, वो रहेगा बैच 3 का, क्योंकि जो 2016 में वैकेंसीज थी वो थी 400 प्लस 400 800, लेकिन दोस्तों 2017 में जो वैकेंसीज हैं वो 400 प्लस 400 प्लस 400 यानी कि 1200 हैं। तो अराउंड इससे भी 1-2 नंबर कम चली जाएगी मेरिट लास्ट बैच के लिए, ठीक है। और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी होती है, ठीक है, जो लोग छोड़ देते हैं, जो लोग नहीं जाते हैं उसके बाद में। तो यहाँ पे सिलेक्शन लेना थोड़ा सा ईजी मेरे को लगता है इसके अंदर BOB में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। और नीचे बटन दिया गया है उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।